अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को फिक्स करते हैं या डिसाइड करते हैं, इससे हम डिटरमाइन कर पाते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो पहला है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो ये ध्यान रखना है, MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। MEI इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। किसकी बात करता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात करता है ना। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, किस पे? एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फॉर द फॉलोइंग टू फैक्टर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन MEI। देखो MEI क्या है, पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। देखो किसी भी जगह पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं या हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि वहां से एक्सपेक्टेड, है ना, उसमें से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। मतलब हमने अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमको क्या उम्मीद है कि कितना पैसा हमारा वापस आ सकता है या हमको क्या फायदा हो सकता है ना। तो इसी चीज को बोल रहा है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें हम किस चीज को देखते हैं? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को देखते हैं बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, है ना। जो आपने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे कितना आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है, इस चीज को देखते हैं हम MEI में, यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में, है ना। सप्लाई, इसके दो डिटर्मिनेंट है, दो फैक्टर है जिनको हमको देखना है। पहला सप्लाई प्राइस। देखो सप्लाई प्राइस क्या होता है? इट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड, सिंपली पुट द सप्लाई प्राइस ऑफ द सप्लाई बॉट विच वन कैन सप्लाई और रिप्लेस द न्यू कैपिटल एसेट्स। किस चीज की बात कर रहे हैं? देखो फिर से, प्रोडक्शन कॉस्ट है ऑफ न्यू एसेट्स, है ना। सप्लाई प्राइस इज प्राइस विच वन कैन सप्लाई रिप्लेस द न्यू कैपिटल एसेट्स। मतलब सप्लाई प्राइस में हम इसको देखते हैं जहां पर हम ओल्ड कोई इक्विपमेंट है उसको हम किसी न्यू इक्विपमेंट से, या किसी ओल्ड कोई एसेट्स है या, है ना, जिसको हमने लगाया है प्रोडक्शन की कॉस्ट में, और उसकी जगह हमने न्यू एसेट्स को क्या किया है? इन्वेस्ट कर दिया है ना। जैसे मान लो मैं कोई पहले मशीन 1 यूज कर रहा था, अब इसकी कॉस्टिंग आ रही थी, मैंने क्या किया? मशीन 2 को यूज किया। अब इसमें भी जो कॉस्ट आई तो मैं ये कंपेयर करूंगा कि मशीन 2 को यूज करने से मेरी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो मेरी सप्लाई या उसके प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज है। देखो एक एग्जांपल से भी देख रहे हैं, इफ ओल्ड इक्विपमेंट इज रिप्लेस्ड बाय इक्विपमेंट 20,000 देन 20,000 इज द सप्लाई प्राइस, है ना। अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक मशीन जो थी उसको रिप्लेस किया 20,000 से, तो 20,000 जो है वो उसकी क्या है? सप्लाई प्राइस है। यहाँ पर भी वही चीज बता रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स द काइंड ऑफ सप्लाई पुट सप्लाई प्राइस इज द प्राइस ऑफ रेट विच वन कैन सप्लाई और, है ना, रिप्लेस न्यू कैपिटल। मतलब आपने जहां पे नया इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसमें से जो पुराने इन्वेस्टमेंट के बिहाफ में आपने उसकी जगह एक नया इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी वैल्यू हुई, उसके लिए क्या हो जाएगी? उसकी सप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सप्लाई प्राइस हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमने अगर किसी पुराने इक्विपमेंट को हटाकर उसके जगह पे उतनी वैल्यू को कोई इक्विपमेंट स्टेब्लिश किया है या यूज कर रहे हैं, तो हमको उससे उतना रिटर्न मिलेगा या नहीं, तो उसका उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? सप्लाई प्राइस होगा, क्योंकि आपने उसको चेंज किया है। अब आ जाते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड। इट इज दैट द नेट रिटर्न और नेट ऑफ ऑल कॉस्ट, है ना, विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स। किसकी बात कर रहे हैं? इट इज द नेट रिटर्न और नेट ऑफ ऑल कॉस्ट विच इज एक्सपेक्टेड फॉर द कैपिटल एसेट्स ओवर द लाइफ टाइम। मतलब हम जो भी एसेट्स या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम उससे उम्मीद करते हैं कि ये पूरे होल लाइफ में हमको उससे क्या रिटर्न मिलेगा, है ना, जो भी रेट रिटर्न मिलेगा, है ना, उसकी उम्मीद करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? प्रोस्पेक्टिव यील्ड हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? प्रोस्पेक्टिव यील्ड हो जाएगा। सपोज एग्जांपल देखो, इफ द इक्विपमेंट ऑफ ₹20,000 इन द प्रीवियस एग्जांपल in the expected to yield received 2,500 and the running expectation to be expenses to be 500, then the prospective yield 2,000। जो सिंपल सा है, मैंने ये माना कि 2,500 रुपए की कोई यील्ड मेरे को कुछ मिलेगा, उसमें से रिसिप्ट होगा उस टेक्नोलॉजी को या उस एसेट्स को यूज करने पे, 500 उसमें मैं एक्सपेंस कर दूंगा तो 2,000 रुपए बचेगा। तो 2,000 क्या है मेरे लिए? प्रोस्पेक्टिव यील्ड है ना। जब भी मैं उस मशीन को जब तक यूज करूंगा तब तक मैं मान के चलता हूं कि वो लास्ट में अगर उससे मैं कितना रिसीव करता हूं, है ना, 2,500, है ना, रनिंग एक्सपेंसेस उसके कितने हैं? 500, उसको लेस कर दो तो 2,000 रुपए उसका क्या हो जाएगा? प्रोस्पेक्टिव यील्ड हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है द नेट रिटर्न ऑफ नेट ऑल कॉस्ट
विच एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स ओवर लाइफ टाइम, यानी कि एक कैपिटल एसेट्स को पूरे लाइफ टाइम में यूज करने पर हमको लास्ट में कितना पैसा मिलेगा, है ना, उस चीज को हम लेते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड में। आगे बढ़ते हैं। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ROI। अब ये क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI क्या होता है? देखो इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। किस लिए यूज हो रही है? देखो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ROI एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। मतलब ये क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, है ना, मनी फॉर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। किस लिए कर रहे हैं? जो भी आप मनी फाइनेंस कराते हो या पैसे लेते हो तो उसके लिए जो आपको फाइनेंस की कॉस्ट देना है ना, उसको क्या बोल रहा है? इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ROI एंड वॉल्यूम ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो भी आप फाइनेंस लेते हो, कहीं से मार्केट से आपने लोन लिया या जो भी चीज है, उसके लिए जो आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट, वो क्या है? ROI है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसका जो रिलेशन है वो कैसा है? इन्वेस्टमेंट के साइज पे या वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जितना हाई इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा ROI हो सकता है ना। तो ये उसके साथ कैसा है? इनवर्स रिलेशन है, मतलब देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ROI एंड द वॉल्यूम ऑफ साइज, ठीक है। फिर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इज हाई, वही बोल रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई देन द इन्वेस्टमेंट इन स्पेंडिंग विल बी लेस, है ना, एंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो इन्वेस्टमेंट विल बी मोर, यानी ज्यादा, यानी कि जितना ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट होगा वहां पर हम जो ROI देंगे वो कम पड़ेगी, और जितना ज्यादा हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पे हमको ROI जो होगी वो ज्यादा होगी। इसलिए इसके बीच में कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशन है ना। फिर होता है कंपेरिजन। देखो MEI क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट है ना, और ROI क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये है ना। तो कंपेरिजन बिटवीन MEI एंड ROI, इनके बीच में क्या कंपेरिजन है? तो टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसकी प्रॉफिटेबिलिटी को जानना है हमको? इन्वेस्टमेंट की। सो अ कंपैरिजन बिटवीन MEI एंड ROI इज डन। तो हमको दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा। इफ द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, किस चीज की है यहाँ पे? देखो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर जो MOE है, MEI है, वो ROI से ज्यादा हो जाए, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो जाए, देन द इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रॉफिटेबल है ना, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो एक्चुअल से ज्यादा है। एंड इफ द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस, अगर वो MEI जो है वो लेस हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे क्या हो जाएगा? नॉट प्रॉफिटेबल होगा। मतलब अगर दोनों को कंपेयर करें तो MEI, है ना, अगर ज्यादा है ROI से, है ना, MEI जो है अगर वो ROI से ज्यादा है तो ये क्या है? पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है ना। और अगर यही उल्टा हो जाए MEI जो है वो कम है ROI से, यानी कि ROI ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉस वाली सिचुएशन में आ जाएगा, यानी कि नॉट प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कंपैरिजन भी है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया, है ना, MEI हो गया। MEI को भी हमने देख लिया कॉन्सेप्ट इसके पहले, है ना, और वो कैसे डिसाइड होते हैं उसके फैक्टर को भी देख लिया हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन में। अब एक लास्ट में एक जो हमारा टॉपिक है इसको कंप्लीट करना है ना। हालांकि ये सेविंग, पोस्ट सेविंग, इन्वेस्टमेंट, है ना, ये सेविंग फंक्शन का ही थोड़ा सा है, तो इसको समझना है कि है क्या। देखो एक्स एंड सेविंग बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक भी टफ नहीं है। बोल रहा है रिफर्स टू द अमाउंट विच सेवर्स प्लान। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सेवर्स प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। मतलब एक्स एंड सेविंग वो सेविंग होती है जो सेविंग करने वाला, यानी कि सेवर क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है, एक्चुअल में अभी सेव नहीं किया, एस्टिमेशन कर रहा है कि मैं इतना पैसा सेव करूंगा, है ना, एक गिवन अप लेवल इनकम पे। एक अगर इनकम लेवल पे मैं देख लूं इतना पैसा मैं कमा रहा हूं तो मैं इतना सेव करूंगा, तो ये क्या? एक्स एंड, यानी कि क्या हो गई? एस्टिमेटेड हो गई, है ना, ऐसा सोच रहा है, प्लान कर रहा है। एक्स पोस्ट सेविंग क्या होगी? इट रिफर्स टू द एक्चुअल सेविंग। किसकी बात कर रहा है? एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी। अब देखिए एक्स एंड में क्या कर रहा था? वो प्लान कर रहा था कि मेरे को इतना सेव करना है। एक्स पोस्ट में क्या करेगा? उसको पता है कि वो ये देखेगा कि ड्यूरिंग अ पीरियड गिवन लेवल ऑफ इनकम, है ना,
एक पीरियड में गिवन लेवल ऑफ इनकम जो है उस पर उसने कितना पैसा सेव किया, एक्चुअल सेविंग कितना किया। तो एक्स एंड में क्या कर रहा है, सोच रहा है यानी कि प्लान कर रहा है। एक्स पोस्ट में क्या है, वो एक्चुअल सेविंग पे आ जाएगा, है ना। क्लियर हो गया दोनों, बहुत ईजी है ज्यादा इसमें, है ना। अब आगे देखते हैं एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखो फिर से क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर एंड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहां पे हम क्या करेंगे, प्लान को ले आएंगे। यहाँ पर भी क्या है, रिफर टू द अमाउंट विच इन्वेस्टर्स प्लान, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टर्स कर रहे हैं बेटा, प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। किसके लिए प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, है ना, एक इकोनॉमी के डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे इन्वेस्ट करने के लिए वो प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, किसमें, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट में। क्लियर है। एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट में क्या कर रहे हैं, रिफर टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, किसको प्रेजेंट करता है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। देखो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट में क्या कर रहे हैं, हम कहीं पर किसी सेक्टर में या इकोनॉमी के किसी एरिया पे हम क्या करना चाहते हैं कि उतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, और हमने प्लान किया तो वो एक्स एंड है। और एक्स पोस्ट में क्या हो रहा है, हम एक्चुअल में इस चीज को देखेंगे कि हमने वहां पे कितना इन्वेस्ट किया है, यानी कि हमने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, इस चीज को हम किस में देखेंगे, एक्स पोस्ट में। तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पर एंड आ रहा है, वहां पे हम ये समझेंगे कि एस्टिमेशन हो रहा है, यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर पोस्ट आएगा, वहां पर हम ये क्या कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में है, यानी कि उसको ये समझ में आया कि एक्चुअल में ये चीज कितनी वर्क कर रही है, कितनी है। तो इस तरीके से जहां पर एंड यूज होगा वहां पर हम प्लानिंग को रखेंगे, जहां पर पोस्ट सेविंग लिखे या पोस्ट इन्वेस्टमेंट रखे हम वहां पे एक्चुअल को रखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन को आज की क्लास में क्लियर किया है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में कि इन्वेस्टमेंट है क्या। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर हम देखें तो हमारी कैपिटल है, हम जो पैसे किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जिससे एसेट्स क्रिएट हो जाएगी, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। फिर दो टाइप की इन्वेस्टमेंट हमने देखे, इंड्यूज और ऑटोनॉमस। इंड्यूज क्या होते हैं, जो इनकम लेवल से इनकम के साथ क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे इनकम बढ़ेगी तो वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे। ऑटोनॉमस क्या होते हैं, इस पर इनकम का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये कांस्टेंट होते हैं, है ना। फिर हमने क्या देखा, MEI को देखा, ROI को देखा, उनके दोनों को फैक्टर्स को देखा, दोनों में एक डिफरेंस देखा। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गए होंगे जो कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन का था। और इस चैप्टर में हमने सेविंग फंक्शन भी देखा, कंजम्पशन फंक्शन भी देखा है। तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीजों को देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।